तो जी कल हमने जो हमारा जो पार्ट हमारा रह गया था बायो इनऑर्गेनिक का, आज हम उसको कवर करेंगे। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास हमने कल भी इससे बात करी थी कि जो हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर सीधा सीधा रिलेशन हमारे पास किससे होता है? इससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है कि बायोलॉजी में हमारी किस तरीके से हमारे पास जो इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया हमारे पास मैटर, और बायो का मतलब मैंने कभी बताया था बायोलॉजी। ठीक है जी। अब इस मेटल का हमारे बॉडी में किस किस तरीके से हमारे पास यूज़ होता है, उस कैटेगरी को हम इसकी बोलते हैं बायोलॉजी, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो हमने कल भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था। हमने इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमने इसका क्लासिफिकेशन करा था वो हमने इसका क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, on the basis of amount in our body, ठीक है। कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। सिमिलरली हमारी बॉडी में और क्या क्या ज़्यादा है, Fe, आयरन हमारी बॉडी में काफ़ी क्वांटिटी में है। तो हमने उसकी क्लासिफिकेशन जो हमने इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने ये देखा है कि मेटल हमारी बॉडी में किस किस अमाउंट में है, तो हमने उसको उस तरीके से हमने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे कि हमने उसको क्लासिफिकेशन करा है मेनली 4 पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास रहता है बल्क एलिमेंट्स, ठीक है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा मैक्रो एलिमेंट्स, जो हमारी बॉडी में थोड़ी लेस अमाउंट में होंगे एज कम्पेयर टू बल्क एलिमेंट। ठीक है, कंपेरेबल डाटा है। ठीक है। अगला हमारे पास आएगा माइक्रो एलिमेंट्स, और फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रेस। ये ट्रेस एलिमेंट भले ही नाम से ट्रेस है, बट अगर इनकी कमी हो जाती है बॉडी में तो आपको कोई ना कोई डिजीज डेवलप हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो इसलिए इसका नाम है ट्रेस, बट हाँ होना जरूरी है आपकी बॉडी में। इसकी कंसंट्रेशन की थोड़ी बहुत होनी, जितनी भी कंसंट्रेशन की मतलब बहुत कम क्वांटिटी में है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करेंगे भाई है नहीं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब बल्क में हमने कल भी बात करी थी, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन आता है, ये मेटल नहीं है, ये एलिमेंट लिख दिया है मैंने, बल्क एलिमेंट। मेटल की कैटेगरी मैंने नहीं करी है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन आवर बॉडी। अब आप इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंसीडर करके हमने इसका क्लासिफिकेशन करा है। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे, जिसके अंदर कि हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास किस कैटेगरी में जाएंगे, हमारे पास बल्क एलिमेंट में जाएंगे। अगला हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी मैक्रो और माइक्रो। आपको दोनों को इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, और माइक्रो जो वर्ड है वो स्पेसिफाई है किसी छोटे अमाउंट के लिए एज कम्पेयर टू माइक्रो लेवल, और एक होता है हमारे पास माइक्रो लेवल। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, बस MAC और MIC का। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हमारी बॉडी में। इनके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम, 2 प्लस कैल्शियम हमको पता है 2 प्लस में एग्जिस्ट करता है। Fe हमारे पास +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये हमने अभी जो हमारा चैप्टर था 3D मेटल सीरीज, हमने वहाँ पे भी ये चीज़ें सारी चीज़ें देखी थी कुछ, है ना। इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम +2। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में ये मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मैं यहाँ पे ये बता दें तो नहीं, ये बताना तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि क्या ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है। ठीक है। तो ये आपकी पीरियडिक टेबल में आपने क्लास 12 थे में भी करे होंगे, जब तक आप BSc अभी तक फाइनल ईयर में पहुँच चुके तो वहाँ भी आपको। ठीक है। हम कल इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको BP की प्रॉब्लम है, या फिर मतलब BP किसी का लो दिखाता है, तो घर वाले सजेस्ट करता है कि भाई कौन सा पानी पियो, नमक का पानी, नमक घोल के कुछ, मतलब नमकीन चीज़ खा लिया जाए जिसमें नमक कंसनट्रेशन में नमक हो, मतलब इस पार्ट में। ठीक है। तो मतलब कहने का है कि हमारी बॉडी में वो जो नमक है वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, बायोलॉजी से रिलेटेड भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या कहानी है कि सोडियम पोटेशियम Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव जो आपके पास है। अब इस Na पॉजिटिव का जो हमारे पास कहानी है वो ये है कि ये हमारे पास सबसे पहले कहाँ से, हमारे पास अगर हम इसको अपनी डाइट में ले रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है। तो सोडियम हमारे किसी फ्रूट वगैरह में तो ऐसा होता नहीं है, सिट्रिक एसिड वगैरह होता है, तो हम उसको ऐसे कंपेयर मत कर लेना कि भाई नमक खट्टा है वगैरह। नमक कोई खट्टा फ्लेवर नहीं होता नमक का, नमक एक साल्टी है। तो इसके अंदर इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि खट्टा जो होगा वो नमक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नमक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको NaCl के फॉर्मेट में मिलता है, टाटा नमक में। ठीक है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपको क्या है, ये आपको नमक बोलते हैं, नमक साल्ट। ठीक है जी। तो इस फिनोमेना में आप सबसे पहले आपकी बॉडी में ये पूछा जाता है कि भाई सोडियम के
आपकी बॉडी में जो है जो आपूर्ति है, जो कमी है, उसको आप कहाँ से पूरा करोगे? तो आप नमक से पूरा करोगे। इसका और कोई सोर्स नहीं है वैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको कहाँ से कंज्यूम करोगे? सिर्फ और सिर्फ नमक से, ठीक है। दूसरा आपके पास के मोस्ट है पोटेशियम। आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो आपके होते हैं उसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी में आपके पास पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। तो आप अगर फ्रूट ज़्यादा खाते हो तो उसके लिए आपका ये बहुत अच्छा है कि आपको क्या मिलता रहेगा वहाँ से, पोटेशियम आपको थोड़ी क्वान्टिटी में मिलता रहेगा, ठीक है। इस सोडियम पोटेशियम के लिए हमारी बॉडी में एक वर्किंग चल रही है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है जी। सोडियम पोटेशियम पंप की मैंने वर्किंग कल भी बताई थी आपको। इसके बिना आपकी जो लाइफ है वो लगभग इम्पॉसिबल। इसकी मैकेनिज्म क्या थी? मेन तो हमें इसमें पहले तो ये चीज़ याद रखनी है कि सोडियम और पोटेशियम का रेशियो क्या होता है इनर और आउटर में। मैंने कल भी डायग्राम बनाया था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास ये मान लिया मैंने इसका आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट है। अगर ये इनर है ये आउटर है और ये हमारे इसका नाम मैंने दे दिया है अभी क्या? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में जो इसके ऊपर वाली ये वाली साइड होती है, जैसे कि मैंने कल भी जो डायग्राम बनाया था ऐसे करके कुछ ऐसे करके बनाया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है और जो ये इसकी टेल होती है ये हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोफिलिक। अगर कोई शेड अगर स्टार्टिंग में मैं ऐसा मटेरियल लगा दूँ जो क्या है हाइड्रोफोबिक है, तो क्या वो पानी को मतलब ऐसे अंदर क्रॉस करने देगा? नहीं करने देगा। सीधी सी बात है। अगर हाइड्रोफोबिक है मतलब किसी फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया मतलब डर, वहाँ पर डर को डिफाइन करता है। बट यहाँ पर हम इसको किससे डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास पानी के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी ना हो, जो मतलब पानी के साथ बॉन्डिंग ही ना बना, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से आउटर से इनर और इनर से आउटर हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग जो है इजीली नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऐसे दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के जो हमारे इस सेल मेम्ब्रेन को बिना किसी दिक्कत के क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। इनर से आउटर जा सकते हैं और आउटर से इनर आ सकते हैं, ठीक है। अब जब सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पेसिफाई कर दिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब आपकी बॉडी में जैसे आपने पानी कंज्यूम करा, आपने अल्कोहल कंज्यूम करा, तो ये सारे के सारे आपके जो भी फिनोमिनाज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि CO2 और O2 ओनली वैलिड है इसमें से क्रॉस ओवर करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस ओवर करने के लिए, तो अब हमारी बॉडी में अगर हमें बाई चांस हमारी बॉडी को पानी की नीड है इनर वाली साइड को, तो वो कैसे पहुँचेगा? तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? चैनल्स। क्या बोलेंगे हम उसको? चैनल्स, ठीक है। तो ये चैनल स्पेसिफाई है, ये चैनल हमारे पास स्पेसिफाई है इसके लिए वाटर के आउटिंग या फिर इनर आने के लिए। H2 यहाँ से अंदर आएगा और यहीं से अगर इसको नीड होगी तो ये बाहर जाएगा, क्लियर है। ये शायद थोड़ा वो हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। अब इसी सेल मेम्ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास क्या जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप है क्या, वर्किंग कैसे करता है, ये हमने कल सब कुछ डिस्कस कर लिया था, तब भी मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ उसे। सोडियम पोटेशियम पंप का अगर एक स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए जो साइंटिस्ट हमने ले रखा है वो कुछ ऐसा है। इसमें आपके 3 साइड्स, एक साइड बनेगी, ये जो मैंने बनाया है 1 2 साइड एक तरफ बना रखे हैं और 1 2 3 साइड मैंने एक तरफ बना रखी है, ठीक है। ये जो 2 साइड है, इन 2 साइड्स में हमारे पास अटैचमेंट में जाते हैं हमेशा कौन? पोटेशियम। याद रखना 2 साइड में हमेशा कौन जाएगा हमारे पास? पोटेशियम। आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हो कि सोडियम के अगर आप बनाते हो तो आप Na से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो N के जो डंडे हैं टोटल कितने हैं? 3। तो आप ये समझ सकते हो कि जो 3 डंडे जो हमारे पास 3 बॉक्सेज हैं ये किसके लिए वैलिड है? ये हमारे पास स्पेसिफाई है किसके लिए? सोडियम के लिए। ये भी सोडियम के लिए, ये भी सोडियम के लिए और ये भी सोडियम के लिए, ठीक है। और K को आप अगर अपने ऐसे कुछ ट्रिक से याद करने का कोशिश करना चाहते हो तो आप एक डंडा ऐसे बना रहे हो और कंप्लीट ऐसे भी बना देते हो, इसको ऐसे कप्पा बोलते हैं। बट अभी आपको समझ नहीं था K समझ लो तो आपने 1 और 2 बार आपको पहले भी यूज़ पड़ी, आपको K बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा ट्रिक से अपने तरीके से याद कर सकते हो कि क्या K जो है 2 है तो मतलब कि ये जो 3 पॉजिटिव है ये इन वाली साइड्स पे अटैच होंगे, ठीक है। अब इस पंप को वर्किंग कैसे होती है? देखो ये पंप ऐसा नहीं है कि ये ऐसे करके आपको रोटेट करके देगा ना,
अगर मैं कह रहा हूँ कि इनर से आउटर का जो हमारे पास एक्सचेंज है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, अब ये हमारे पास इसकी कौन सी साइड आ गई, इनर, और ये कौन सी साइड आ गई, इसकी आउटर। तो अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होना है इनर से आउटर वाले शेल्स में, मेंटेन करना है उस चीज़ को, तो ये पंप ऐसा नहीं है कि ये जो है कैसे हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे रोटेट करके जाएगा, ऐसे फिर ऐसे घूमेगा, ऐसा नहीं है इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ऐसा है जैसे कि आपने कैंची देखी होगी, जब कैंची एक साइड से चलती है तो दूसरी साइड से क्लोज हो जाती है। जब कैंची एक साइड से चलती है ना, एक ऐसे अगर बंद करोगे तो पीछे की साइड क्या जाती है, ओपन हो जाती है, समझ पा रहे। सिमिलरली जब ये इधर की साइड को खुलेगा, जब ये उधर की साइड को खुलेगा ना, तो ये इधर की साइड पे पैक हो जाएगा और ये इधर की साइड पे खुल जाएगा, समझ पा रहे। अब होता क्या है, एक चीज और याद रखने वाली चीज में है क्या, देखो सोडियम, हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये हमारे पास ऑस्मोसिस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हिंदी में इसको परासरण बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई देख रहा हो तो परासरण से भी डील कर सकता है वो, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है हिंदी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ लगभग तो मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री तो आप ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई अगर भी कर रहा है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि मुझे मैसेज कर देना अपने कमेंट बॉक्स में मेरे, तो वहाँ पर आपको मैं इसके हिंदी में नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। मैं कह रहा सोडियम पोटेशियम फॉलो करता है हमारे पास ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रकृति के नियम के अगेंस्ट होता है। आपने क्लास 12 में भी एक चीज़ पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस प्रेशर। वहाँ पर आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो है ये जो आपने ऑस्मोसिस है ये वर्ड वहाँ पर सुना होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में आता है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब इसकी कहानी क्या है, ऑस्मोसिस मैंने कहा कि ये प्रकृति के नियम के अगेंस्ट होता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ प्रकृति में हाई से लो की तरफ जाती है। अगर आपको किसी को बुखार है, किसी एक बंदे को बुखार है और आपको उसका बुखार चेक करना है, तो आपका टेम्परेचर डाउन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप जब उसका हार्ट टच करोगे तो क्या होगा, जब आप उसका हार्ट टच करोगे तो उसका जो हाई टेम्परेचर है वो किस तरफ जाएगा, लो टेम्परेचर आपकी तरफ आएगा। तो होगा क्या, तभी तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि इसको बुखार है। अगर आपका भी टेम्परेचर 100 है, उसका भी टेम्परेचर 100 है, तो आप दोनों कहोगे भाई दोनों ठंडे हैं, किसी को बुखार ही नहीं, समझ पा रहे। ये कौन सा नियम था, ये सारे के सारे लॉ आपके थर्मोडायनामिक्स के हैं। थर्मोडायनामिक्स का जीरो लॉ जो था हमारे पास, ठीक है, मोशन है ना, कि भाई साहब जो हमारे पास स्पीड कहाँ से कहाँ की तरफ मोशन करती है, ए टू बी वाला कॉन्सेप्ट था। तो हर चीज़ कहती है कि कोई भी चीज़ हाई टू लो का फ्लो होना चाहिए, हाई टू लो, हाई टू लो। ये हमारे पास नॉर्मल हमारे पास एक प्रकृति का नियम है कि हाई टू लो। बट ये जो वर्ड है ऑस्मोसिस, ये इसके अगेंस्ट है। ये कहता है कि मैं लो से हाई की तरफ मोशन करता हूँ, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ऑस्मोसिस में कैसे यूज होगा, देखो आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमने इसके दो पार्ट बनाए थे, जो ये वाला पार्ट था मैं इसको क्या मान रहा था, आउटर, ये हमारे पास का आउटर पार्ट था और ये मेरे पास इसका इनर पार्ट था। ये एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसके रिस्पेक्ट में ये आउटर हो गया और ये मेरे पास इनर हो गया। आउटर जो पार्ट है इसका ये रिच है किससे, सोडियम से, ये रिच है सोडियम से। अब यहाँ पर आपको अपने अगर आपको थोड़ी केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज़ करनी है तो आप कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मोलैरिटी इनका यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मोलैरिटी टर्म्स का यूज़ करते हो अगर आपको कहीं बताना हो कि जो चीज़ यहाँ पे जा रहा है। जैसे अगर मुझे सोडियम को यहाँ पर नीचे दिखाना है तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1.5 मोलर, और इसको यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पूछूँ सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम है, सोडियम यहाँ पर भी है इनर में और सोडियम आउटर में भी है, बट रिच कहाँ पर है 1.5। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री की टर्म में लिखना चाहते हो कोई, तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भाई सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1.5। वैसे स्पेसिफाई है इनकी वैल्यूज, ठीक है, बट अभी मैं आपको लॉजिकली चीज़ें बता रहा कि आपको उसको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको लिख के आना है, आपका काम है, ठीक है। लॉजिकल डाटा है कि इतनी हमारे बॉडी में सोडियम है, आउटर में इतनी इनर है वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि सोडियम यहाँ पर क्या है, रिच है। अगर सोडियम यहाँ पे रिच है तो दूसरी साइड कौन होगा, अपोजिट बात है। सीधी बात, सोडियम पोटेशियम की बात करें, सोडियम के हमने बारे में बात बता दी, तो बचा कौन, पोटेशियम। तो यहाँ पर कौन रिच होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रिच क्वान्टिटी में होगा कौन, अब यहाँ पर ये अब आपको जो समझ में आ जाएगा ऑस्मोसिस। मैंने कहा था प्रकृति के नियम के अगेंस्ट है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जहाँ से लोग पाई जा रहा है। यहाँ सोडियम रिच नहीं है, यहाँ पर सोडियम रिच है, तो यहाँ से वो सोडियम को कैरी आउट करता है ये बम, और किधर की तरफ फेंकता है, आउटर की तरफ।
समझ पा रहे हैं? तो अब जहाँ पर सोडियम ऑलरेडी रिच क्वांटिटी में है और आप वहीं पे सोडियम को फेंक रहे हो, तो ये क्या है? ऑस्मोसिस है। सिमिलरली पोटेशियम यहाँ पर जाता है, पोटेशियम यहाँ पे कम है, तो यहाँ से वो पोटेशियम को लेता है, कितने पोटेशियम को? 2 पोटेशियम को लेता है, 3 सोडियम को लेता है। ये फिक्स है। ये आपका पंप की एक वर्किंग है कि एक पंप में 3 सोडियम आपके आउट ऑफ सेल जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से आउट जाते हैं, और 2 पोटेशियम आपके सेल के अंदर आते हैं। यहाँ पे पोटेशियम रिच है तब भी पोटेशियम अंदर ही आ रहा है, सोडियम रिच है तब भी सोडियम। समझ पा रहे? तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो करता है, ये हमारे पास ऑस्मोसिस को फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको याद रखना है। अब इस पंप को वर्किंग करने में, इस पंप को काम करने में कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करेगा? हमारे पास वो एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एटीपी, एटीपी टू एटीपी और एटीपी टू एटीपी। तो इसलिए एटीपी और एटीपी है क्या? ये एटीपी और एटीपी एक आपका एक तरीके से आपका ये एंजाइम फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमारे पास ए का मतलब होता है एडिनिन, डी का मतलब होता है डाई, ये होता है एडिनिन, एक ग्रुप होता है एडिनिन, ये होता है डाई, और ये होता है हमारे पास फॉस्फेट। ये कंप्लीट मिला के हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, एक न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ये कंप्लीट हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी हमने क्या याद रखना है कि एडिनिन ये डाई है और एटीपी का मतलब हो गया एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर एक में आ रहा है डाई और एक में आ रहा है ट्राई। अब मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि अगर आपने आज तक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें एक चीज़ थी कि अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है आपके पास? एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी आपको देनी पड़ती है? किसी बॉन्ड को बनने में, किसी बॉन्ड को बनने में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या किसी बॉन्ड के बनने में एनर्जी आपकी वहाँ से निकलती आएगी? बताओ। तो इसके अंदर आपका जो आंसर आना चाहिए वो ये है कि जो आपका एटीपी है वो एटीपी में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस में डाई से क्या होना है? ट्राई, मतलब कि कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मैंने क्या बोल रही लाइन कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें आपकी जो एनर्जी है ना वो रिलीज होती है, वो रिलीज होती है, तो यहाँ से आउट होती है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि डाई से ट्राई का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉन्ड का बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही होगी? एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और यही एनर्जी हमारे पास क्या यूज़ की जाती है? इस पंप को वर्किंग में, कि ये पंप हमारे इधर से जुड़ रहा है। ये तो हमारे साइंटिफिक एक मैकेनिज्म हो गया इसको डिफाइन करने का। वैसे अगर आप इसको बायोलॉजिकल सिस्टम से देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या आपको समझ में ना आए, इसलिए ये थोड़ा ईजीएस्ट वे है इसको बताने का, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि इस पंप की वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है, कहाँ से इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पास था सोडियम और पोटेशियम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोडियम पोटेशियम पंप। आपके 5 नंबर में मेरे हिसाब से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अपने आपने रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला जो हमारे पास केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। अगली हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा, वाला की थ्योरी कर सकते हो कि भाई सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या हो सकता है, आपका एसिड बेस इक्विलिब्रियम बनता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम में रहता है, ये पंप की वजह से ये सारा होता है। ये कहानी पूरी पूरी सोडियम पोटेशियम की यही है। ठीक है, अब अगली जो हमारे पास कहानी है वो किसकी है? कहानी तो नहीं है, क्या है, तो लॉजिकल पॉइंट्स ही हैं। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास अगला जो हमारे पास मेटल आएगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि माइक्रो कैटेगरी में था हमारे पास, वो हमारे पास था, वो हमारे पास है, वो हमारे पास है आयरन। ठीक है, क्लियर है? लोहा, लोहे में बोलते हैं ना लोहा, तो वो यही है लोहा। ठीक है, आपने कभी कभी कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा ऐसा कि भाई अगर आप जो है किसी इंसान को फाड़ के देखें तो इतना जो है सोना निकल जाएगा, इतना जो है चांदी निकल जाएगा। तो मेटल होते तो हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इस फॉर्मेट में निकल जाएंगे जैसे आपकी ज्वेलरी है ना, इस फॉर्मेट में नहीं निकलते वो। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब हमारी जो अगली मेटल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है।
जब आपकी बात होती है Fe+2 की, तो Fe जो हमारे पास कंपाउंड आ गया है ना Fe, इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो आपकी जो आप अगर आज तक आपने खून के बारे में जो स्टडी करी हो, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, आपने आज तक बोला होगा कि भाई अगर आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो तो आपको एक चीज़ जरूर पता होगी कि एक वर्ड आपको बोलता है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्या वर्ड बोला जाता है आपको वहाँ पे? हीमोग्लोबिन, ये वर्ड आपके लिए यूज किया जाता है किसके लिए? ब्लड, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और कहा जाता है कि इसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होता है, ब्लड का रंग रेड होता है, ठीक है। अब हम इस हीमोग्लोबिन के बारे में ही पढ़ेंगे, बट इसकी कहानी पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं जी? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायोग्लोबिन स्टडी करेंगे हम और हमारे पास ऑटोमेटिकली किसका डाटा आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। अब हम मायोग्लोबिन क्यों क्यों पढ़ेंगे? हम हीमोग्लोबिन को पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि अगर हमारे पास बॉडी में अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे इसका, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ मायोग्लोबिन की स्टडी करेंगे, इसका रीज़न ये है कि मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सॉलिड, इसमें एक चीज़ पढ़ी थी आपने, वो थी यूनिट सेल। आप पूरे लैटिस के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे थे वहाँ पे, आप किसकी स्टडी कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल की, सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल की। तो इसी प्रकार जो हमारा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है ना, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरीके का लैटिस है और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है? मायोग्लोबिन। मतलब कि मायोग्लोबिन एक हमारे पास क्या है? उसकी यूनिट सेल है। और ये हमारे पास जब हम इस मायोग्लोबिन को काफ़ी सारे को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन। तो इसलिए हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करेंगे किसकी? यूनिट सेल की, अर्थात मायोग्लोबिन, ठीक है। अब ये मायोग्लोबिन हमने इस एफी के साथ क्यों देखी? अब इस मायोग्लोबिन की कहानी क्या है? अब हम इसको कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके अंदर की पॉइंट्स हैं। इस मायोग्लोबिन पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको उसका डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारे पास। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके पास दिखता है। मैं आपको बता ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक मायोग्लोबिन, ये स्ट्रक्चर इसका एक मायोग्लोबिन। अब इसके अंदर और भी थोड़े बॉन्डिंग वगैरह आते हैं, अभी डबल बॉन्ड वगैरह भी आते हैं, बट अभी जो आपका ओवरव्यू दिख रहा है वो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हो रहा है ये मायोग्लोबिन का है। अब इस मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हम पहले देखेंगे कि आगे इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हमारे पास लगे हैं, क्या क्या लगा है, फिर कैसे कैसे मतलब कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, इसके अंदर इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है जी। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास इसमें एक चीज़ बनेगी, ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्ट्रक्चर को हम बताएंगे कि ये कैसा आखिर हमारे पास आया है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। हमें पता चल गया हम हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ेंगे, हम मायोग्लोबिन पढ़ेंगे। उस मायोग्लोबिन के आधार पर ही मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगा। समझ पा रहे? अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है। देखिए इसके नोट्स वगैरह तो आपको अगर चाहिए होता तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना और वो आपको जो है मिल जाएंगे वहाँ पर, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट नोट्स अगर समझोगे, इसको समझ जाओगे तो आप लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया है लिखने में तो हम सारे एक्सपर्ट है, बचपन से लिखे हुए, ठीक है। तो इसमें तो कोई कहानी है। तो अब इसको हम देखते हैं क्या कहानी है इसकी। मायोग्लोबिन देखिए ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये कुछ इस तरीके से, ये 5 मेंबर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 5वां मेंबर नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम अपने बायोलॉजिकल में केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पायरोल। अब पायरोल जो इसका नाम है ना जी, ये पायरोल इसका कॉमन नेम है। कहीं आप इसको IUPAC नेम के आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई कर लो तो ये तो पायरोल है। ये आपका एक चैप्टर अभी हम उसको भी कवर करेंगे जिसका नाम हमारे पास हेटेरोएटम्स है। उसके अंदर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका नाम पायरोल IUPAC नेम है या फिर इसका ट्रैवलर नेम है। इसको वैसे इसको बोलता है ट्रैवलर नेम, ठीक है। मतलब कि आप उसको सीधा सीधा ट्रैवलर नेम से डरने की बात नहीं है, उसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, ठीक है।
ये इसका IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाला नाम ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम IUPAC में हम इसको जो भी हमारे पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एजो, ठीक है। तो एसिडिन है हमारे पास, एस का नाम अगर IUPAC नाम देखा जाएगा इसका तो क्या होगा, एसिडिन, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारे पास किसका पायरोल का है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को किस तरीके से बना दूँ, इस तरीके से अगर मैं इसको बना दूँ, ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ में और इस तरीके 1 2 3 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग जो है यहाँ इस तरीके से अगर हम दिखा दें 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो वाला स्ट्रक्चर बनेगा ये भी हमारे पास किस कैटेगरी में जाएगा, पायरोल का ही कैटेगरी में जाएगा। पायरोल में ये हमारे पास स्ट्रक्चर पता है कहाँ से आया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया इसका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास अगर एरोमेटिक किसी वर्ड को किसी कंपाउंड को एरोमेटिक डिफाइन करना हो तो आपके पास 4-5 चीज़ें हमारे पास एक रूल है। सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर कौन सा रूल आता है, हक्कल्स का रूल आता है हमारे पास, 4n + 2π, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आता है पहला, हम इसके भी यहाँ पर बता सकते हैं, ये इसको फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। सेकंड हमारे पास में कंडीशन आती है कि भाई प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है बिल्कुल है। थर्ड हमारे पास में कंडीशन आनी चाहिए वो क्या है, एरोमेटिक की, वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास किसमें होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, मतलब कि आपके पास अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। मे भी डबल और सिंगल बॉन्ड के जगह कभी कभी क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस या फिर लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके लोन पेयर्स हैं वो इस तरीके से नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, आपको पता ही है, क्लियर है ना। तो मतलब कि यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल है। कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो कंजुगेशन होना सब दिखा सकते हैं। समझ पाए इस फिनोमिना में, ये आपको समझ में आ गया कि ये पायरोल है। जब आप इस पायरोल रिंग्स को, जब आप इस पायरोल स्ट्रक्चर को, 4 पायरोल स्ट्रक्चर को एक साथ अटैचमेंट में लेते हो, कैसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे इस तरीके से अगर आप इसको लेते हो, जैसे कि हमारे पास एक नाइट्रोजन यहाँ है, ये आता है, ये देखिए आपका ये सारे के सारे पायरोल ही बन रहे हैं, ये भी आ गया, अरे आपका क्या क्लियर बनाते इसमें डबल बॉन्ड की कोई ऐसी दिक्कत नहीं। देखो अब आपने 2 डबल बॉन्ड तो इस फॉर्मेट में बनाओगे, 2 इसमें इस तरीके से रहते हैं और 2 आपके इस फिनोमिना में, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले हमने 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स को एक साथ इकट्ठा करा, इकट्ठा में जोड़ा नहीं है इनको, ठीक है, बस इनको दूर दूर रखा है, ठीक है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जब हम इस पायरोल साइक्लिक स्ट्रक्चर को मेथिलीन ब्रिजेस के साथ जोड़ देंगे, मेथिलीन ब्रिजेस, ये यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, एक CH2 बोल दो, यहाँ पर CH2 बोल सकते हो, पर यहाँ पे हमारे पे डबल बॉन्ड भी आएंगे, तो यहाँ पर आपके CH1 ये रहता है, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब इस तरह से आ गया, ठीक है। और यहाँ से तो ये जो आपके ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये जो मैंने हाईलाइट पॉइंट करे हैं इनको हम बोलते हैं मेथिलीन ब्रिजेस, मेथिलीन ब्रिजेस। और ये अपने आप में क्या है, ये हमारे पास है पायरोल, क्या है ये, मतलब कि जब हम 4 पायरोल स्ट्रक्चर्स को मेथिलीन ब्रिजेस के साथ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर करते कि एक किनेटिक फॉर्मेट में बन जाए या फिर एक साइक्लिक फॉर्मेट में बन जाए, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, क्या बोलते हैं इसे, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऑब्टेन हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग, क्लियर। अब इस पोरफायरिन में अब हमारे पास बीच में कौन आएगा, मेटल Fe। आपको एक और चीज़ पता है कि यहाँ पर इसके लोन पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर इसके लोन पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर इसके लोन पेयर अभी इतना अंदर की तरफ है, रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों हाइड्रोजन्स को, अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग है ये एक लीगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक लीगेंड है तो ये लीगेंड की तरह एक्ट अभी नहीं कर सकता, बट कब करेगा, जब इसकी ये वाली साइड्स की क्या हो जाए, डोनेटिंग एबिलिटी में आ जाए, समझ पा रहे। जब अगर हम इसमें यहाँ पे डोनेटिंग एबिलिटी लगा दें, ये कैसे होगा, हम इसमें क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन्स को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ये हाइड्रोजन खुद के खुद निकल जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएंगे, इस नाइट्रोजन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएंगे, इस नाइट्रोजन को, और किस फॉर्मेट में निकल जाएंगे, 2H पॉजिटिव की फॉर्मेट में क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे।
अगर ये 2h पॉजिटिव की फॉर्मेट में आउट हो गए हैं और अपना इलेक्ट्रॉन दे के गए हैं, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना इसके लोन में, अब ये दो नहीं आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजोनेटिंग फॉर्मेट में चला देगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ जुड़ जाएंगे। अब डोनेटिंग एबिलिटी ये भी रखता है, डोनेटिंग एबिलिटी ये भी रखता है। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे डोनेटिंग एबिलिटी में, क्यों, क्योंकि वो अपने डीलोकेलाइजेशन में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट जब हमने इसको किसमें बना दिया, ये जो हाइड्रोजन निकालने वाला प्रोसेस है, इस वाले टाइप जो हमारे पास आएगा हाइड्रोजन निकालने